अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स जो है इनको बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है 3 सिंपल क्लासेस के अंदर, जिसको आप कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है जी। सेकंड क्लास जो हमारे पास आती है उनको आप कहते हैं कंपाउंड, या आप उनको कॉन्जुगेट प्रोटीन्स भी कहते हैं, या आप उनको कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिलजुल कर बनने वाली ऐसी प्रोटीन जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर जोड़कर बनाई जाए, उनको आप कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है जी। और थर्ड टाइप हमारे पास आती है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन जो कि नेचुरली नहीं होती, बल्कि आप उनको किसी दूसरी प्रोटीन से केमिकल रिएक्शन के थ्रू अखज़ करते हैं, उनको आप डिराइव प्रोटीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। आपसे क्वेश्चन जो है वो 2 तरह से पूछा जा सकता है। वो आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो आपने थोड़ा थोड़ा इन तीनों को डिफ़ाइन करना है। या वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन सिंपल प्रोटीन्स। अब आपने उन तमाम प्रोटीन्स के बारे में बताना है जो कि आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और सिंपल इन नेचर होती हैं, उनको आप सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि पानी की मौजूदगी में अगर आप इनकी ब्रेक डाउन करें तो इनसे आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी प्रोटीन जो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जी प्रोटीन जो हैं वो आपके पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। सो जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट उनसे क्या बनेगा, उनसे अमाइनो एसिड्स बनेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि ऑन हाइड्रोलाइसिस these protein give या yield अमाइनो एसिड्स। तो जब आप इनको हाइड्रोलिसिस करते हैं या पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ते हैं तो इनसे आपको क्या चीज़ मिलती है, इनसे आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स कि सिंपल प्रोटीन्स की क्या टाइप्स हैं या क्या एग्जाम्पल हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। अब एक एक करके हम इन टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रोटीन जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसको हम ए कह देते हैं। इसे आप कहते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है जी। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपकी बॉडी की एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन कहलाती है। ये अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन है या वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होती। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप इसकी लिखते हैं वो ये कि ये एक वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये कहाँ पाई जाती है? ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो हमारे एनिमल के एग्स होते हैं, यानी कि जो हम अंडे खाते हैं, उनके अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। सही है। तो जब आपने फंक्शन पढ़ा था प्रोटीन्स का, वहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये प्रोटीन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? एग्स के अंदर पाई जाती है। सो हम लिखेंगे अकर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट। ये प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। ठीक है जी। प्लांट में कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में मोस्टली पाई जाती है जो दानेदार पौधे होते हैं, जैसे कि कुछ बीज होते हैं, कुछ दाने होते हैं, मकई हो गई, पीनट हो गई, या आप उसको बादाम होते हैं जिनमें बीज होते हैं या दाने होते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और एनिमल की बॉडी में ये मोस्टली एग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसकी हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि कहाँ पाई जाती हैं। फाउंड इन सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम जो है, सीरम को हम ब्लड से बनाते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ब्लड के अंदर जो है उसकी में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्लड में आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वाटर होता है, आयंस जिनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं ये होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जिसको आप फाइब्रिनोजिन कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ये चेक करना है कि हमारे ब्लड से हम किस तरह से सीरम जो है वो बना सकते हैं। अब ब्लड से अगर आपने सीरम बनाना है तो सबसे पहले आपको ब्लड से प्लाज्मा बनाना आना चाहिए। ब्लड से प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है? ब्लड से प्लाज्मा बनाने के लिए आप ब्लड को एक ट्यूब के अंदर लेते हैं और फिर उस ट्यूब को एक मशीन के अंदर रख के, जिसको आप सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, उस ट्यूब के अंदर ब्लड को रखा जाता है और हाई स्पीड के ऊपर उस मशीन के अंदर ब्लड को इस तरह से घुमाया जाता है। ठीक है। जब ब्लड को तेज़ी से और हाई स्पीड पे घुमाया जाता है तो उससे होता क्या है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें मोस्टली रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। और जो वाइट कलर का या येलो कलर का पिगमेंट बच जाता है उसको आप प्लाज्मा कहते हैं, वो आपके पास ऊपर आ जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक ब्लड ले रही हूँ, एक टेस्ट ट्यूब ले रही हूँ और उसके अंदर आपने यहाँ पे क्या रखा है जनाब, आपने इसके अंदर सारे में ब्लड डाल दिया। अब जब आप इसको मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रेड कलर का पोर्शन होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जबकि जो वाइट कलर का पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा। इस रेड कलर के पोर्शन में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको आप कहते हैं प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में इन तीन चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ठीक है, हमने सब चीज़ों में से, ब्लड में से क्या चीज़ें निकाल दी, इन तीन चीज़ों को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। अब जब आपके पास ये वाइट कलर का सॉल्यूशन हासिल हो गया है, आप इस वाइट सॉल्यूशन को अलग करेंगे और अलग करने के बाद आप इसको एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और दोबारा से इसको हाई स्पीड के ऊपर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूज करने का फ़ायदा क्या होगा? जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें से मज़ीद जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और मज़ीद लाइट पार्टिकल्स आपके पास ऊपर आ जाएंगे। सो अब आपने प्लाज्मा को एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको घुमाया और आपने क्या बनाया? उससे आपने सीरम बनाया। सीरम क्या होता है? सीरम में आपके पास, क्योंकि प्लाज्मा में क्या क्या था? प्लाज्मा में वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, हार्मोन्स थे, प्रोटीन्स थी, फाइब्रिनोजिन थी। सीरम में ना तो ब्लड सेल्स होते हैं और ना ही फाइब्रिनोजिन होती है। सो मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन। प्लाज्मा में क्या क्या था? इसको हमने ख़त्म कर दिया था और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास प्लाज्मा थी। इसको भी अगर आप ख़त्म कर दें, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें और इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, तो जो चीज़ आपके पास बचती है उसे आप कहते हैं जनाब ये हमारे पास सीरम बचता है। ठीक है, यानी इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ से फाइब्रिनोजिन को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास क्या बचता है? सीरम। इसका मतलब है सीरम के अंदर वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी और इस तरह की बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एल्ब्यूमिन होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे सीरम के अंदर पाया जाता है। ये ऐसी प्रोटीन में लिखा है ना कि जो ब्लड है इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारा सीरम होता है, सीरम के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, तो ये हमारे सीरम में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये ओवम में पाई जाती हैं। ओवम क्या होते हैं? एग्स, फीमेल के एग्स उनके अंदर पाई जाती हैं। और फीमेल का जो मिल्क होता है जिसको आप लेक्ट एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, लेक्ट एल्ब्यूमिन क्या होती है? ये फीमेल मिल्क के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? ये प्लांट्स में पाई जाती है जो कि दानेदार प्लांट्स होते हैं। तो फाउंड इन सीरम, ओवम, लेक्ट एल्ब्यूमिन इन एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बात है, ये हमने पेपर में नहीं लिखनी, ये बस मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक समझाने के लिए बताई है। ठीक है, उसके अलावा कहाँ पाई जाती है? आप इसको सिंपली यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट इसका ये होता है कि ये पाई जाती है आल्सो फाउंड इन लेग्यूम्स
ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स के लेग्यूम्स होते हैं, दाने होते हैं, बीज होते हैं, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। दूसरी जो हमारे पास सिंपल प्रोटीन आती है उसका नाम है ग्लोब्यूलिन। ठीक है जी, पहली एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोब्यूलिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं आपके पास। फ़र्क आपने याद रखना है, ये भी ब्लड के अंदर होती है, ये भी ब्लड के अंदर होती है। मोस्टली जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है, ये वाटर में हल नहीं होती, जबकि इसका क्या था कि ये वाटर सॉल्यूबल होती है। तो ये अक्सर एमसीक्यू में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सी वाटर सॉल्यूबल है और कौन सी वाटर सॉल्यूबल नहीं है। सो ग्लोब्यूलिन क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, पहला एमसीक्यू, वाटर के अंदर ये हल नहीं होती। ठीक है जी, फाउंड कहाँ पाई जाती है, ये मोस्टली पाई जाती है एनिमल और प्लांट्स में। सेम अगला पॉइंट हमारे पास सेम है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, अकर इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, दोनों में पाई जाती है। ठीक है जी, कहाँ कहाँ पाई जाती है, सेम जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं कि सीरम में पाई जाती है, ये आपके ओवम में पाई जाती है, ये जो है लेक्ट एल्ब्यूमिन में पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे मसल के अंदर प्रोटीन होती है मायोसिन, उसमें पाई जाती है, और प्लांट्स के लेग्यूम में पाई जाती है। तो सारे पॉइंट सेम है, फ़र्क ये है कि एक वाटर सॉल्यूबल है और एक वाटर सॉल्यूबल नहीं है। सो मैं ऊपर लिख रही हूँ सेम लोकेशन एज एल्ब्यूमिन। ठीक है, सब चीज़ें सेम हैं, फ़र्क बस आपका क्या है, एक वाटर सॉल्यूबल है और एक आपके पास वाटर सॉल्यूबल नहीं होती। जो थर्ड टाइप की आपके पास प्रोटीन आती है उसको आप कहते हैं ग्लोबिन्स प्रोटीन। इसे आप, बल्कि इसको मैं एक और बता दूं कि इसका अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, एंटीबॉडीज़ का बनाना। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम एक एक्स्ट्रा आप लिख लीजिएगा, बुक के अंदर ही मेंशन नहीं है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनको आप आईजी भी कहते हैं या इनको एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो आर्मी होती है या जो जरासीम से लड़ने की ताकत होती है या जो जरासीम से लड़ने की सलाहियत होती है वो किसकी वजह से होती है, एंटीबॉडीज़ की वजह से। हम कहते हैं जनाब एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन इन नेचर एंड हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो जब एंटीबॉडी प्रोटीन इन नेचर है तो ये कौन सी वाली प्रोटीन की बनती है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनती है। ठीक है, इम्यूनो का मतलब है कुव्वत मुदाफ़ियत देने वाली ग्लोब्यूलिन। सो ये आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बुक के अंदर मेंशन कर लेना है कि ये जो प्रोटीन है ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। बाकी सारे काम इसके सेम हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन के होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। तीसरी टाइप इससे मिलती जुलती है नेम के लिहाज से, उसका नाम है ग्लोबिन। अब आपने फ़र्क याद रखना है कि ग्लोबिन एक अलग चीज़ है, ठीक है, ग्लोबिन जो है वो एक अलग चीज़ है और ग्लोबुलिन एक अलग चीज़ है। ये दोनों सेम प्रोटीन्स नहीं हैं। बच्चे अक्सर इसको सेम समझ के इसके फंक्शन सेम लिख देते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है, इट कंबाइंस विद हीम क्या होता है, आयरन। ठीक है, हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। अब ये होता कैसे है, ये थोड़ा सा बुक से हटके है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। इसमें हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ तो हमारे पास 4 गुच्छे होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के। ये जो मैं आपको 4 गुच्छे दिखा रही हूँ, एक मैं आपको हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना के दिखा रही हूँ कि हीमोग्लोबिन किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, 4 ग्लोबिन के गुच्छे होते हैं। इन 2 को आप कहते हैं अल्फा ग्लोबुलिन, इन 2 को आप कहते हैं बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। हर ग्लोबुलिन के
प्रोटीन का अपना एक आयरन होता है, इसका भी आयरन है, इसका भी आयरन है और इसका भी आयरन है। ठीक है, सो हमारे पास 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गई, 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स हो गई या प्रोटीन्स हो गई। हर चेन का अपना क्या है, हर चेन का अपना हमारे पास आयरन है। सो 1 हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल हो गए? अगर मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन को थोड़ा खोलूँ तो 1 HB मॉलिक्यूल कंटेन्स क्या क्या होता है इसके अंदर? 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन एंड 2 बीटा globulin chain. Each chain have iron, so have 4 iron groups. एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, ठीक है, और 4 ही आयरन के ग्रुप्स होते हैं। अब होता क्या है, हर आयरन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं वो आती है और आयरन के साथ बाइंड कर जाती है। सो हम फर्दर लिख सकते हैं कि ईच आयरन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं? O2 से। ठीक है, तो कितनी आयरन है? 4 आयरन है। एक आयरन से एक मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है तो 1 HB कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समटाइम्स वो कह देता है कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। ये अक्सर बच्चों को घुमाने के लिए MCQ पूछ लिया जाता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं या कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलती है तो मॉलिक्यूल बनता है। दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज़ एटम। सो अगर हमने एटम की बात करनी हो तो 1 HB कैन बाइंड विद 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अक्सर वाइवा में बच्चों से पूछा जाता है। सो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन बनाने में आपकी कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? ये आपके पास ग्लोबिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो आपने ये लिख लिया कि ये क्या करती है, आयरन के साथ बाइंड होती है और हीमोग्लोबिन बनाती है। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है, आप चाहें तो इसको पेपर में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दिस प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो अब भी हमने 3 प्रोटीन्स जो हैं वो पढ़ ली हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो ये तीनों ही हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और ग्लोबिन्स। इन 3 में मेजर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 2 से 3 प्रोटीन्स और हैं जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर मेंशन है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, 4 प्रोटीन जो हमारे पास आती है उसका नाम है प्रोलामीन्स। क्या नाम है? प्रोलामीन्स। इसका काम क्या होता है? ये भी वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है। दिस इज़ वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, फिर ये हल किस में होती है? सॉल्युबल होती है इन एथेनॉल, ठीक है, एंड अल्कोहल। अल्कोहल टाइप जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये हल होती है। ये प्रोलामीन्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? आप जब आटा गूंद के रखते हैं और उसके पेड़े बना के रखते हैं, उन पेड़ों को अगर आप पानी में रखें तो उसमें से पानी का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है कि जो गंदम होती है या जो आटा होता है उससे एक प्रोटीन रिलीज़ होती है जिसको आप ग्लूटिन या जिलेटिन प्रोटीन कहते हैं।
ठीक है। इसी आटे को अगर आप अल्कोहल के अंदर रखें ना तो वो जो प्रोटीन है वो बहुत तेज़ी से पेड़े के अंदर से निकल के पानी के अंदर आती है, अल्कोहल के अंदर आती है। पानी के अंदर कम तेज़ी से आती है, थोड़ा थोड़ा ही हल होकर पानी के अंदर आती है, जबकि उसी पेड़े को अगर आप अल्कोहल के अंदर रखेंगे तो बहुत तेज़ी से अल्कोहल का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के साथ होती है। एग्ज़ाम्पल क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल वीट कंटेन जेलेडिन, या आप सिंपली लिख सकते हैं जेलेडिन ऑफ वीट। फॉर एग्ज़ाम्पल जेलेडिन, या इसको आप ग्लूटिन भी कहते हैं, बुक के अंदर जेलेडिन लिखा है। ग्लूटिन ऑफ वीट, वीट होता है गंदुम, गंदुम के अंदर जेलेडिन पाई जाती है। अगली क्या होती है? जीन ऑफ मेज़, जीन प्रोटीन का नाम है, ये कहाँ पाई जाती है? मेज़ के अंदर। मेज़ क्या होता है? जो मकई आप खाते हैं, छल्ली, मकई, सिट्टा, मुख्तलिफ़ नामों से इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में जाना जाता है। तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? जीन प्रोटीन होती है। और ये किसकी टाइप में आती है? ये आपके पास प्रोलामीन्स की टाइप में आती है। ये अक्सर आपसे बातें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब अगर वो पूछे कि प्रोलामीन्स के अंदर कौन से अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं, दे हैव, तो इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे हैव प्रोलीन एंड लाइसीन, दे हैव प्रोलीन एंड लाइसीन अमाइनो एसिड्स। अगर आप इसको तोड़ेंगे प्रोलामीन को तो इससे कौन से अमाइनो एसिड्स आपको पास मिलेंगे? ज़्यादा जो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे वो मिलेंगे प्रोलीन एंड लाइसीन। फिफ्थ जो आपके पास आती है टाइप, उसको आप कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है जी। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होती है? ये नॉर्मली जो है वो हमारे डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद होती है, जिसको आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये डीएनए के साथ मिलके न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं, और ये क्या काम करती हैं? ये हमारी जो मौरूसी खसूसियात हैं या जो हेरिडिटी ट्रांसमिशन है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। तो पहली चीज़, इट इन कॉम्बिनेशन विद डीएनए, कहाँ होती हैं? डीएनए में। इन कॉम्बिनेशन विद डीएनए दे फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन, ये क्या करती हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाती हैं। और आपको पता है कि डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है। सो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन। लिहाजा ये खसूसियात को बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करती है। सो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मेरा ख्याल है 6 आपके पास प्रोटीन आती है, वो है प्रोटामीन्स। प्रोलामीन्स और है, और प्रोटामीन्स या प्रोटामाइंस अलग से आपके पास क्लास आती है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं प्रोटामाइंस या प्रोटामीन्स, कुछ भी आप कह दें, ठीक है जी। ये कहाँ होती है? ये मोस्टली स्पर्म सेल के अंदर मौजूद होती है, और इसका भी मेन काम क्या होता है? ये भी हेरिडिटी ट्रांसमिशन करती है, क्योंकि स्पर्म के ज़रिए से नई नस्ल प्रोड्यूस होती है। लिहाजा ये मौरूसी खसूसियात को वालिदैन से या बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करती है। सो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन स्पर्म्स। स्पर्म के अंदर पूछ लिया जाता है कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? प्रोटामीन। क्या काम करती है? इट हेल्प्स इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू या फादर टू चिल्ड्रन। और जो लास्ट प्रोटीन हमारे पास आती है वो आपके पास आती है एल्ब्यूमिनाइड, ठीक है जी। इसका नाम क्या होता है? एल्ब्यूमिनॉइड्स। एल्ब्यूमिन से मिलती जुलती ये प्रोटीन्स होती हैं। इनको आप जो है स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड स्क्लेरो। ये भी एमसीक्यू है कि कौन सी प्रोटीन स्क्लेरो प्रोटीन कहलाती हैं। लफ्ज़ स्क्लेरो मीन्स हार्ड। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को सख्ती देती हैं और ये हमारी बॉडी को मजबूत बनाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल बट नॉट इन प्लांट्स, बट नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये वाली और ये वाली तीनों जो हैं वो प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होती।
इसकी अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आता है कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन में पाई जाती है और कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। तो कोलेजन इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हमारे जो नेल्स होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, वो उसकी गिर्द कोलेजन प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स भी बहुत मजबूत होते हैं और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। कोलेजन प्रोटीन क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाउंड इन द स्किन लिख लें, कनेक्टिव टिश्यूज़ कुछ भी लिख लें। दूसरी जो टाइप इसके पास आती है, हमारे पास आती है, वो है इलास्टिन प्रोटीन। ये क्या करती है? ये इलास्टिन प्रोटीन हमारी जो बॉडी होती है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी स्किन में जो खींचने की सलाहियत है। आप देखें, आप स्किन को ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्किन अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को खींचें और वापस अपनी जगह पे वो आ जाए, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है इलास्टिन, और ये एल्ब्यूनाइड्स की टाइप आती है। तीसरी जो प्रोटीन आती है हमारे पास आती है, वो आती है कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन जो है ये हेयर प्रोटीन है। ये हमारे बालों को मजबूती देती है, शाइन देती है और हमारे बालों को सीधा रखने में, स्ट्रेट रखने में मदद देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ीमेल जो हैं वो सैलून्स के अंदर जाके बालों की कैराटिन थेरेपी करवाती हैं, कैराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं। उससे क्या होता है जनाब, उनके बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन हमारे बालों की शाइन के लिए, उनको सिल्की बनाने के लिए और उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में मदद देती है। और ये सारी की सारी प्रोटीन किसकी टाइप्स में आती हैं? सिंपल प्रोटीन्स की टाइप्स में आती हैं। नेक्स्ट आपके पास रहता है कंपाउंड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन। उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर समझ आ गया हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।